हेलो स्टूडेंट, न्यू इंडिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर पुष्पा सारस्वत। पिछले वीडियो में जहां हमने प्रशासक के आधारभूत मूल्य जो फंडामेंटल वैल्यूज हैं उनको पाठ्यक्रम के अंतर्गत चर्चा का विषय बनाया था और प्रशासनिक अधिकारी का सार्वजनिक जीवन क्या निजी जीवन से प्रभावित रहता है, क्या निजी समस्या केवल निजी है या सार्वजनिक भी बन सकती है, और क्या निजी जीवन में जो नीति परक व्यक्ति है क्या वह आवश्यक है कि सार्वजनिक जीवन में भी नीति परक होगा। तो कुछ इस तरह के क्रॉस क्वेश्चंस हमने लिए थे। यदि हम प्रशासक के फंडामेंटल वैल्यूज यानी कि आधारभूत मूल्यों की बात करते हैं तो उसमें मैंने पिछली वीडियो में सत्यनिष्ठा की बात की थी। सत्यनिष्ठा की हमने बात की थी स्टूडेंट। तो एक बात मैं बताना चाहूंगी, सत्यनिष्ठा प्रशासक का आधारभूत मूल्य था। जब एक प्रशासक स्वयं के प्रति, दूसरों के प्रति और अपने कार्यों के प्रति पूर्णतः ईमानदारी, पूर्णतः निष्ठा और कर्तव्यता का पालन करता है, मन, वचन और कर्म में उसके संगति रहती है, बाह्य और आंतरिक आचरण में एकरूपता का पाया जाना और कथनी और करनी में किसी प्रकार का अंतर नहीं रहता है, उसका वह फंडामेंटल वैल्यूज है इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा कहलाता है। सत्यनिष्ठा बौद्धिक भी है, सामाजिक सत्यनिष्ठा, व्यवसायिक सत्यनिष्ठा, छवि की सत्यनिष्ठा और सिविल सेवक सत्यनिष्ठा, जिसमें द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश में इस बात को माना है कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी निजी लाभ को छोड़ करके या स्वार्थ मूलक प्रवृत्तियों का त्याग करके अपने समस्त कर्म सामाजिक हित और सामाजिक कल्याण के लिए करेगा। उसके समस्त कर्म जो है सोशल वेलफेयर के लिए होने चाहिए, सामाजिक हित के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए होने चाहिए। तो सत्यनिष्ठा का पालन करके एक प्रशासक कहीं ना कहीं जीवन में एक प्रकार से आइडियल मैन के रूप में यानी आदर्श पुरुष के रूप में देखा जा सकता है। सत्यनिष्ठा के बाद हम जो प्रशासनिक अधिकारी के आधारभूत मूल्य हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं वो आपके सहिष्णुता की बात की जाएगी। टॉलरेंस की जो बात की जाती है, सहिष्णुता का गुण। कहने को सहिष्णुता का शाब्दिक अर्थ एक तरह की सहनशीलता है, लेकिन हम प्रशासनिक लैंग्वेज में, प्रशासनिक भाषा में एज ए नीति परक वैल्यूज को लेते हुए स्टूडेंट्स जब इसका प्रयोग करते हैं तो सहिष्णुता प्रशासक का वह आधारभूत मूल्य है जिसमें प्रशासक विरोधी मतों को यानी कि विपरीत परिस्थितियों में विरोधी के मत को भी सम्मान देते हुए वस्तुनिष्ठ, न्यायोचित और तार्किक निर्णयों के आधार पर अपनी बात प्रस्तुत करता है। वह उसकी आधारभूत मान्यता सहिष्णुता के नाम से जानी जाती है। फिर से मैं बताना चाहूंगी, विपरीत परिस्थितियों में कंडीशंस उस प्रशासक के बिल्कुल विपरीत है। सब तरफ से टांग खिंचाई हो रही है, अपनी अपनी डपली, अपनी अपनी रात की बात दिखाई दे रही है, सब अपनी अपनी बात को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। उन परिस्थितियों में विरोधी के मत को सम्मान देते हुए जब एक प्रशासक न्यायोचित, तार्किक और वस्तुनिष्ठ कारकों के आधार पर अपनी बात प्रस्तुत करता है, अपनी बात रखता है, उसकी यह मान्यता जिस आधारभूत मान्यता के रूप में जानी जाती है स्टूडेंट, दैट्स कॉल्ड ए टॉलरेंस यानी कि सहिष्णुता कहलाता है, जिसे हम शाब्दिक रूप में कह सकते हैं प्रशासक का वह आधारभूत मूल्य, आधारभूत मूल्य जिसमें प्रशासक विपरीत परिस्थिति में वह आधारभूत मूल्य विपरीत परिस्थिति में विरोधी के मत को सम्मान देते हुए न्यायोचित, तार्किक तथा वस्तुनिष्ठ कारकों के आधार पर
वस्तुनिष्ठ कारकों के आधार पर अपना निर्णय प्रस्तुत करता है, निर्णय प्रस्तुत करता है, सहिष्णुता कहलाता है। स्टूडेंट, मैं फिर से बताऊंगी, वह आधारभूत मूल्य जिसमें प्रशासक विपरीत परिस्थितियों में, कंडीशंस उसके बिल्कुल विपरीत है, विरोधी अपनी बात को मनवाना चाह रहे हैं, विरोधी के मत को सम्मान देते हुए, ये बहुत बड़ी बात है, यही एक तरह की सहनशीलता, यही एक प्रकार की सहिष्णुता है। जब न्यायोचित जो उचित है और रीजनेबल जो है और जो ऑब्जेक्टिविटी को यानी कि वस्तुनिष्ठता को दर्शाती है, इनके आधार पर जो सभी को समान रूप से मान्य हो, इनके आधार पर जब वो अपने निर्णयों को प्रस्तुत करता है, उसकी वह अभिव्यक्ति स्टूडेंट सहिष्णुता के नाम से जानी जाती है। यानी कि सहिष्णुता को मैं दो भागों में विभाजित करना चाहूंगी। सहिष्णुता के दो पक्ष होते हैं, इस पक्ष को थोड़ा डेप्थ में देखिएगा। यदि हम बात करें नकारात्मक सहिष्णुता, नकारात्मक सहिष्णुता, और यदि हम बात कर रहे हैं सकारात्मक सहिष्णुता, सकारात्मक सहिष्णुता, एक तो आपकी बात हुई है नकारात्मक सहिष्णुता स्टूडेंट, और एक आपकी बात हुई है सकारात्मक सहिष्णुता। नकारात्मक सहिष्णुता से मीन्स यहां पर यह है कि विपरीत जो विरोधी के मत हैं, यानी कि आप में इतनी टॉलरेंस हो, आप में इतनी सहनशीलता हो कि विरोधी के मत को आप सहन कर रहे हैं। विरोधी के मत को जब आप सहन कर रहे हैं, ये आपकी नकारात्मक सहिष्णुता है। और सकारात्मक सहिष्णुता वो है जिसमें आप विरोधी के उचित बात को, तार्किक बात को एप्रिशिएट कर रहे हैं। एक उदाहरण के रूप में समझाना चाहूंगी, यदि किसी मीटिंग में एसडीएम है, कलेक्टर हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, और आपकी बात को एक तरह से लोग खंडित कर रहे हैं, आपके विरोध में जा रहे हैं, इतनी सब मीटिंग में भी यदि कोई व्यक्ति अपने किसी मत को तार्किक और एक वस्तुनिष्ठ कारकों के आधार पर प्रस्तुत करता है, आपको उसकी वो नीति पसंद आती है, तो आप उसे अप्रिशिएट करें और एक तरह से कथन करें, कुछ भी हो, इसकी ये बात तो मानने योग्य है। तो ये जो उसका भाव है एक्चुअल में सकारात्मक सहिष्णुता के रूप में जाना जाता है। स्टूडेंट, फिर से मैं बताना चाहूंगी, एक तरह से आपके, एक तो होती है आपके सकारात्मक सहिष्णुता और एक होती है आपकी नकारात्मक सहिष्णुता। जब हम सकारात्मक सहिष्णुता की बात करते हैं, सकारात्मक सहिष्णुता क्यों लेकर के जाते हैं स्टूडेंट, तो मैं बताना चाहूंगी सकारात्मक सहिष्णुता में कहीं ना कहीं व्यक्ति विरोधी के मत को एक तरीके से सम्मान देता है, मतलब कि वो जो भी विपरीत बात कह रहा है उसको वो एक तरह से सहन कर रहा है। और दूसरी तरफ यदि हम सकारात्मक सहिष्णुता की बात कर रहे हैं एक प्रकार से हम, तो कहीं ना कहीं सकारात्मक सहिष्णुता स्टूडेंट एप्रिशिएट करना, विरोधी के मत को एक प्रकार से आप एप्रिशिएट कर रहे हैं कि कुछ भी हो, इसकी ये मान्यता तो कहीं ना कहीं मान्य है। तो सहिष्णुता जो है, मैनी टाइप्स ऑफ सहिष्णुता विभिन्न प्रकार की होती है। सहिष्णुता का भाव जो है वो विभिन्न प्रकार से दिखाई देता है। यदि हम इसे लेते हैं धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक सहिष्णुता, और यदि हम इसे लेते हैं सामाजिक, सामाजिक, अथवा इसे हम सांस्कृतिक सहिष्णुता भी कह सकते हैं, राष्ट्रीय या राजनीतिक सहिष्णुता कहा जा सकता है। महिलाओं के प्रति, वृद्धजन के प्रति, बालकों के प्रति एक प्रकार की टॉलरेंस की नीति, एक प्रकार से सहिष्णुता का जो भाव है यह आपको दर्शाता है कि आपको कौन से नियमों का पालन करना है। जब एक प्रशासक धार्मिक सहिष्णुता को अपनाता है तो कहीं ना कहीं समाज में स्टूडेंट वह धार्मिक सद्भाव जो है एक प्रकार के सांप्रदायिक दंगों से मुक्ति प्राप्त करा सकता है, सर्वधर्म संभाव की बात कर सकता है, सभी के धर्मों को समान रूप से महत्व दिया जा सकता है, सभी के धर्मों को अप्रिशिएट किया जा सकता है। जब आप एक ही मंच पर, एक ही समाज में सभी के धर्म, सभी की मान्यता, सभी की रीति रिवाज और परंपराओं को महत्व देने लगते हैं, तो एक प्रकार से ये आपकी धार्मिक सहिष्णुता कहलाती है। सभी के धर्म को, जुलूस, उत्सव इत्यादि या पर्व को समय समय पर करवाना, ये आपकी धार्मिक सहिष्णुता का सूचक है। तो स्टूडेंट, जो हम बात कर रहे हैं सहिष्णुता की,
तो टॉलरेंस दो रूपों में हमें दिखाई देता है, एक तो नकारात्मक भाव और एक उसका सकारात्मक टॉलरेंस। तो हम जब नकारात्मक भाव की बात करते हैं तो जो विरोधी के मत हैं उनको जब आप सहन कर लेते हैं वो उसकी नकारात्मक सहिष्णुता का सूचक है। और जब आप उसकी बात को, अच्छी बात को अप्रिशिएट करते हैं, उसे स्वीकार कराने के लिए अभिप्रेरित करते हैं, वो कहीं ना कहीं सकारात्मक सहिष्णुता का सूचक माना जा सकता है। एक और बात बताना चाहूंगी, सहिष्णुता को मैंने आपको बताया था मैनी टाइप्स ऑफ, विभिन्न प्रकार की मानी गई है। यदि हम धार्मिक सहिष्णुता की बात कर रहे हैं, सर्वधर्म समभाव की बात हम कर रहे हैं, सभी के प्रति समान नीति की हम बात कर रहे हैं, तो स्टूडेंट आपको याद होना चाहिए कि जब एक प्रशासक सभी धर्मों को समान रूप से देखता है, सभी के प्रति दूसरे धर्म को भी सम्मान देता है, तो कहीं ना कहीं वह उसकी धार्मिक सहिष्णुता कहलाती है। यानी कि दूसरे के धर्म को, दूसरे के धर्म को सम्मान देना, दूसरे के धर्म को सम्मान देना उसकी धार्मिक सहिष्णुता है। जब हम दूसरे की परंपरा, रीति रिवाज, संस्कृति, मूल मान्यताएं इत्यादि को भी समान रूप से महत्व देने लगते हैं, वो सामाजिक अथवा सांस्कृतिक आपकी सहिष्णुता है। और जहां पर हम एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की मान्यताओं को, रूल्स रेगुलेशंस को स्वीकार करता है, सहिष्णुता के भाव को अपनाता है, उदारता भाव को अपनाता है और वसुदैव कुटुंबकम के भाव को अपनाता है, एक ही मंच पर सभी एकत्रित होने की कोशिश करते हैं, ये कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सहिष्णुता के रूप में जाना जाता है। दूसरों को सम्मान देना, बालकों को सम्मान देना, वृद्धजन को सम्मान देना, महिलाओं को सम्मान देना, ये कहीं ना कहीं आपके महिलाओं के प्रति अथवा बालक अथवा वृद्धजन के प्रति सहिष्णुता के भाव का सूचक है। यदि एक प्रशासक सहिष्णुता को अपने प्रशासन में फॉलो करता है, यानी आपके इनडायरेक्टली क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि प्रशासन में सहिष्णुता की मान्यता का महत्व बताइए, यानी एक प्रशासक सहिष्णुता के भाव को किस प्रकार से ग्रहण करता है, तो मैं बताऊं सहिष्णुता का जो भाव है कहीं ना कहीं प्रशासन में सकारात्मक वातावरण उत्पन्न करता है। सहिष्णुता का भाव सकारात्मक वातावरण को उत्पत्ति करता है, सकारात्मक वातावरण लाता है, धार्मिक सहिष्णुता का भाव लाता है। धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक सहिष्णुता कहीं ना कहीं सांप्रदायिक दंगों से मुक्ति दिलाता है, कहीं ना कहीं सांप्रदायिक जो दंगे इत्यादि हैं उनसे मुक्ति दिलाता है। और एक प्रशासक या महिलाओं या वृद्धों के प्रति सहिष्णुता का भाव एक आदर भाव उत्पन्न करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध इत्यादि को, यदि हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध इत्यादि को टाला जा सकता है, युद्ध इत्यादि को टाला जा सकता है और मानव मात्र की रक्षा को कहीं ना कहीं जीवन का आधार बनाया जा सकता है। यानी कि जो एक सहिष्णु प्रशासक है, वास्तविक और वस्तु स्थिति को वो समझने की कोशिश करता है, स्टूडेंट वो समझने लगता है और एक तरह का संगठन का भाव, सामंजस्य का भाव वो प्रशासन में पैदा करता है। तो एसेंस रूप में मैं कहना चाहूंगी सहिष्णुता एक टॉलरेंस की नीति है। विपरीत परिस्थितियों में विरोधी के मत को सम्मान देते हुए जब एक प्रशासक न्यायोचित, तार्किक और वस्तुनिष्ठ कारकों के आधार पर अपनी बात रखता है, अपनी बात को सिद्ध करता है, सहिष्णुता कहलाता है। सहिष्णुता का भाव प्रशासक को आइडियल मैन बनाता है। धार्मिक सद्भाव एक तरह का धार्मिक सहिष्णुता का भाव उत्पन्न करता है, सांप्रदायिक दंगों से मुक्ति दिलाता है और एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर उदारतावाद को अपनाकर युद्ध और तनाव को टाला जा सकता है। सामंजस्य और संतुलन की स्थापना की जा सकती है। समूह, समाज इत्यादि में कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक नीति को अपनाया जा सकता है। तो सहिष्णुता मैनी टाइप्स ऑफ, विभिन्न प्रकार की मानी गई थी। यदि हम बात कर रहे थे धार्मिक सहिष्णुता की, राजनीतिक सहिष्णुता की, राष्ट्रीय सहिष्णुता की, वृद्ध और महिलाओं के प्रति, तो सहिष्णुता का भाव कहीं ना कहीं नकारात्मक भी हो सकता है और सकारात्मक। नकारात्मक इन द सेंस मैंने आपको बताया विपरीत यानी विरोधी के मत को आप सह रहे हैं, यह आपकी टॉलरेंस की नीति है।
और मौका पड़ने पर आप इतने उदार हैं कि यदि उसकी कोई अच्छी बात है, प्रशंसनीय बात है, तो उसको आप कहीं ना कहीं अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। तो एक प्रशासक में कहीं ना कहीं सत्यनिष्ठा के साथ साथ स्टूडेंट सहिष्णुता के भाव का होना भी बहुत ही जरूरी है। कहीं ना कहीं उसे सहिष्णुता के भाव को अपनाना बहुत ही आवश्यक है। एक बात और कहना चाहूंगी स्टूडेंट में आपको कि जब हम सहिष्णुता की बात कर रहे हैं तो प्रशासक का एक आधारभूत मूल्य होता है करुणा, जिसे हम बोलते हैं कंपैशन। जो कंपैशन का भाव है, करुणा का भाव है, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए कि करुणा का भाव क्या है। तो जब हम जनरल वे में एज ए हिंदी या साहित्य के रूप में करुणा लेते हैं तो स्टूडेंट आपको मालूम होना चाहिए दया, ममता, करुणा ह्यूमन वैल्यूज, एक प्रकार से इस तरह के गुण कॉमन रूप में एक ही अर्थ में लेते हैं। जबकि आपके क्वेश्चन डिफरेंट अलग तरीके से बनता है, करुणा और परानुभूति में अंतर बनाइए, बताइए। या आपके क्वेश्चन बनाया जा सकता है दया और करुणा में मूलभूत अंतर बताइए। या फिर आपके सम अनुभूति, समानुभूति, परानुभूति, सहानुभूति, इनमें अंतर पूछा जा सकता है। मेनी टाइप्स ऑफ डिफरेंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको इसके बारे में डेप्थ में नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। तो करुणा क्या है, करुणा की पुकार क्या है? तो एक तरीके से करुणा क्या है? प्रशासक का वह आधारभूत मूल्य जिसमें प्रशासक पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा को पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा को ना केवल सुनता है अपितु उसे दूर करने का प्रयास करता है। उसका यह भाव कंपैशन यानी कि करुणा कहलाता है। आप जिस कुर्सी को डिजर्व कर रहे हैं एज ए एसडीएम के रूप में, प्रशासनिक अधिकारी, लोक सेवक अथवा नौकरशाही के रूप में, तो स्टूडेंट्स आप में करुणा का भाव एक तरह का वह ह्यूमन वैल्यूज है, मानवीय स्वभाव के आंतरिक पक्ष की वो अभिव्यक्ति है जिसमें दीनहीन व्यक्ति अपनी मांग को लेकर, चाहे आप राशन कार्ड की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय और कल्याण से संबंधित योजनाओं का लाभ उसे नहीं मिल रहा है, मेडिकल साइंस की योजनाओं का उसे लाभ नहीं मिल रहा है, उसके बिल पास नहीं हो रहे हैं, बहुत सारी योजनाओं को लेकर के, बहुत सारी समस्याओं को लेकर वो आपके पास में आता है। तो आपको उस समय सत्यनिष्ठा नहीं अपितु एक भाव को जागृत करना पड़ेगा। आपको उसकी पीड़ा को सुनना पड़ेगा, उसकी पीड़ा को समझना पड़ेगा। तो जब एक प्रशासक पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा को सुनता है, समझता है और जो उसकी कंडीशंस होती हैं, जो उसकी पावर्स होती हैं, उनको तार्किक आधार बनाकर जब उन्हें दूर करने की कोशिश करता है, एज ए फाइलों के रूप में समय आने पर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों को फोन करके, समकक्षी लोगों को फोन करके इस व्यक्ति की फाइल को आगे पहुंचाइए, इसको योजनाओं का लाभ दिलाइए, तो उसका ये भाव कहीं ना कहीं करुणा से द्रवीभूत है। अपने को उस जगह पर रख करके वो देखता है, एक तरह का दया का भाव उसमें उत्पन्न हो जाता है, सहानुभूति का भाव उत्पन्न हो जाता है, ह्यूमन वैल्यूज का, यानी कि करुणा भी एक तरह की परानुभूति का ही एक पक्ष है, समानुभूति का ही एक पक्ष है, अनुभूति का इसका रियलाइजेशन से इसका संबंध है। तो पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा को सुनना, समझना तथा अपने प्रयासों से उसे दूर करने की कोशिश करना कहीं ना कहीं करुणा के रूप में यानी कि कंपैशन के रूप में जाना जाता है। स्टूडेंट एक बात और बताना चाहूंगी कि एक प्रशासक में करुणा के भाव का होना बहुत ही आवश्यक है। एक प्रशासक जब करुणा के भाव को ग्रहण करता है, करुणा के भाव को अपनाता है, तो कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय को वो जन्म देता है, सामाजिक सौहार्द को वो जन्म देता है, एक तरह के प्रेम भाव को उत्पन्न करता है। प्रशासक करुणा के द्वारा गरीब, अमीर, वृद्धजन सभी के प्रति एक तरीके से समुचित व्यवहार करता है, उनके प्रति जो योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं उनका समुचित रूप से पालन करता है, लोकतांत्रिक नियमों का वो एक तरह से अपनाता है। और एक बात और बताना चाहूंगी, करुणा को अपना करके वन्य जीव संरक्षण की हम बात की जा सकते हैं।
पर्यावरण संरक्षण की इसमें बात की जा सकती है तो करुणा जो है परानुभूति की वह अवधारणा जिसमें प्रशासक पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा को समझते हुए जब उसे दूर करने की कोशिश करता है, दूर करने का प्रयास करता है, उसका वह भाव करुणा कहलाता है। तो करुणा जो है एक प्रकार से समाज में लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम करता है या वन्य जीव संरक्षण इसमें महत्व दिया जाता है। करुणा ही पर्यावरण संरक्षण की बात करता है। पर्यावरण, आप जिस डिपार्टमेंट में, आपको इकोलॉजी से संबंधित डिपार्टमेंट में लगा दिया जाता है तो आप में वो भाव होना चाहिए जिससे आप उसको अपने अंदर वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण को फॉलो कर सके। और पर्यावरण संरक्षण की बात करता है। यदि हम बात करते हैं करुणा के कारण प्रशासक जो है, जो गरीब वर्ग है, वीकर सेक्टर है, गरीब है, वृद्ध जन है, उसे जन उपयोगी कल्याणकारी कार्यक्रम जो है या समाज उपयोगी जो योजनाएं है उसका समुचित वो बंटवारा करने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार से आम जनता की पीड़ा या समस्या को सुनता है, कठोर कार्रवाई से बचता है और उसको नाप ना करके कहीं ना कहीं सौहार्दपूर्ण नियमों का वो पालन करता है। तो स्टूडेंट प्रशासक में जहां एक तरफ सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता, तटस्थता का होना जरूरी है तो उसका एक ह्यूमन वैल्यू से संबंधित पॉइंट, ह्यूमन वैल्यू से संबंधित उसका गुण करुणा भी है, कंपैशन का भाव, जिसमें वह यानी परानुभूति की वह पुकार जिसमें प्रशासक पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा को ना केवल समझता है, सुनता है, अपितु अपने प्रयासों से दूर करने की कोशिश करता है, करुणा कहलाता है। करुणा वन्य जीव संरक्षण को, पर्यावरण संरक्षण को महत्व देता है। पीड़ित व्यक्ति, वृद्धजन, महिलाओं के प्रति या जो वीकर सेक्टर है उसको सामाजिक धुरी से लाता है, उसमें जन उपयोगी कल्याणकारी कार्यक्रमों को समुचित रूप से चलाता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को समाज में लागू करता है, कहीं ना कहीं आम जनता की पीड़ा को सुना जाता है, उससे कठोर कार्रवाई ना करके उसके प्रति एक तरह का उदारता का भाव अपना करके मानवीय मूल्य के आंतरिक पक्ष को अपना करके कहीं ना कहीं समाज में संगठन और संतुलन लाने की कोशिश की जाती है। तो एक प्रशासक में करुणा का होना बहुत ही आवश्यक है। एक यहाँ क्वेश्चन, दया जो है, क्या दया को हम करुणा कह सकते हैं? दया तथा करुणा के मध्य मूलभूत अंतर है। यदि हम बात करते हैं दया और करुणा की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, तो मैं बताना चाहूंगी दोनों का संबंध ह्यूमन वैल्यूज, मानवीय पक्ष से ही है, मानवीय रियलाइजेशन से ही है, मानवीय अनुभूतियों से ही है। लेकिन फिर भी एक बात है कि दया जो है वो पार्ट ऑफ कंपैशन यानी करुणा का एक भाग है। यानी कि दया जो है, मैं इसमें मूलभूत अंतर बता दूं, 20 वर्ड्स में आपके क्वेश्चन आ सकता है, दया तथा करुणा के मध्य मूलभूत अंतर बताइए। तो दया जो है एक विशिष्ट भाव है, पर्टिकुलर थिंग्स, पर्टिकुलर वस्तु के प्रति, पर्टिकुलर व्यक्ति के प्रति उत्पन्न होता है। दया एक विशिष्ट भाव है, विशिष्ट भाव है जो व्यक्ति विशेष अथवा वस्तु विशेष के प्रति ही, वस्तु विशेष के प्रति ही उत्पन्न होता है। दया एक विशिष्ट भाव है जो व्यक्ति विशेष अथवा वस्तु विशेष के प्रति ही उत्पन्न होता है। और दया जो है एक तरह का संकुचित, यानी कि दया जो है करुणा से कम व्यापक है। जहां पर दया व्यक्ति विशेष अथवा वस्तु विशेष के प्रति उत्पन्न होता है, वहीं पर करुणा जो है वो कहीं ना कहीं सार्वभौमिक रूप को लिए हुआ होता है, सार्वभौमिक, यूनिवर्सल, सार्वभौमिक रूप को लिए होता है। जहां यदि आपको मैं एक डायग्राम से बताऊंगी, यदि आपके करुणा इसका व्यापक रूप है, करुणा जहां पर व्यापक रूप है, करुणा आपके व्यापक रूप है, दया उसका
अंश यानी कि पार्ट है। दया जो है वो करुणा में समाहित हो सकता है, लेकिन करुणा को हम दया का पार्ट नहीं कह सकते हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट मैं बताना चाहूंगी, दया जो है व्यक्ति विशेष अथवा वस्तु विशेष को लेकर उत्पन्न होता है, जबकि करुणा का जो रूप है वो कहीं ना कहीं ज्यादा व्यापक होता है, उसमें सार्वभौमिकता का अंश दिखाई देता है। दया कम व्यापक है जबकि करुणा अधिक व्यापक है। दया में वस्तु विशेष को देखा जाता है, जैसे किसी व्यक्ति को चोट लगते हुए या भिक्षा इत्यादि की वृत्ति करते हुए या दीनहीन अवस्था में पड़ा हुआ देखकर मुझ में उसके प्रति दया का भाव उत्पन्न होता है। और जब एक समूहगत रूप में कोई महामारी आई है, कोई पीड़ा आई है, कोई इस तरह का एक समूहगत रूप में एक भाव उत्पन्न होता है। जैसे मैं एक उदाहरण से आपको इजी गोइंग समझाना चाहूंगी। यदि हम बौद्ध दर्शन में गौतम बुद्ध की बात करते हैं, तो बौद्धि सत्व की जो अवधारणा है गौतम बुद्ध की, उसमें करुणा का भाव है, जिसमें करुणा और महाकरुणा से ओतप्रोत होकर जब व्यक्ति अपने समस्त कर्म जन कल्याण के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए करता है, वो बौद्धि सत्व कहलाता है। तो बौद्धि सत्व का जो भाव है या बौद्ध नीति शास्त्र में कहीं ना कहीं करुणा का भाव नजर आता है। तो करुणा सार्वभौमिक है, ज्यादा व्यापक है। दया जहां पर वस्तु विशेष या व्यक्ति विशेष है, वहीं पर दया कम व्यापक है, करुणा अधिक व्यापक है। दया को हम करुणा में इंक्लूड कर सकते हैं, बट करुणा को दया में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। एक टाइटल है आपके करुणा की पुकार, करुणा की थकान। यानी कि करुणा की थकान किसे कहते हैं? जब आप एक तरह के करुणामय भाव को, सौहार्द और दया इत्यादि ह्यूमन वैल्यूज से संबंधित भाव को निरंतर करते रहते हैं, तो उसके प्रति आप में एक पीड़ा, एक निर्लिप्तता का भाव आने लगता है। आप उसको सहन करने में एक आलस्य का सा भाव आने लगता है, थकावट सा भाव आने लगता है। एक नर्स जिसका सामना रोजाना पेशेंट से होता है, रोगियों से होता है, एक ही तरह की ड्यूटीज निभाते निभाते, एक ही तरह की कार्य प्रणाली को करते करते उसमें कहीं ना कहीं करुणा की थकान आ जाती है। तो करुणा की थकान, जैसे मैं आपको प्रशासन से जोड़ना चाहूंगी कि आप उसी तरह के लोगों से मिल रहे हैं, उसी तरह के भावों को रोज अपना रहे हैं, जन उपयोगी कार्यक्रम कर रहे हैं, कल्याणकारी कार्यक्रम कर रहे हैं, रोज जन उपयोगी कार्यक्रम योजनाओं से संबंधित लोगों से आपका सामना हो रहा है, तो एक तरह से धीरे धीरे आप में करुणा की थकान उत्पन्न होती है। तो करुणा जो है, कहीं ना कहीं कंपैशन का जो भाव है स्टूडेंट, वो कहीं ना कहीं आप में लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रशासन में मजबूत करता है। इसमें एक प्रशासक कठोर नियमों को नापना कर उदारतावाद को अपनाता है, और इस करुणा के द्वारा ही एक प्रशासक सही अर्थों में लोगों से जुड़ाव महसूस कर सकता है। आइडियल मैन के रूप में कहीं ना कहीं वो लोगों की दुआएं ले सकता है। वन्य जीव संरक्षण की हम करुणा के द्वारा बात कर सकते हैं, जो उस डिपार्टमेंट के उन जीवों के प्रति है। पर्यावरण संरक्षण की हम बात कर सकते हैं, जन उपयोगी कल्याणकारी कार्यक्रमों की हम बात कर सकते हैं, जो समान अवसर प्रदान करती है उस वीकर सेक्टर के प्रति, उसकी सारी वस्तुओं को वहां तक पहुंचाने की कोशिश करती है। तो गौतम बुद्ध के उदाहरण में हमें करुणा का भाव नजर आता है। एक ही प्रकार की क्रिया को करते हुए जब उसके प्रति एक तरह की उतावला, मतलब एक तरह की थकान का भाव होता है, वो करुणा की थकान कहलाता है। तो एक प्रशासनिक अधिकारी में जो दया जो है कहीं ना कहीं विशिष्ट भाव है, करुणा उसका व्यापक भाव है। करुणा व्यक्ति विशेष को लेकर होता है, जबकि आपको फिर से निर्देशित करना चाहूंगी, दया जहां पर व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष को लेकर होता है, वहीं पर जो करुणा है वो सार्वभौमिक और ज्यादा व्यापक होता है। इस तरह से स्टूडेंट कहीं ना कहीं सत्यनिष्ठा और सहिष्णुता के अतिरिक्त एक प्रशासक में कहीं ना कहीं करुणा का भाव भी होना आवश्यक है। करुणा का ही एक दूसरा रूप, या जिसे हम कहते हैं संवर्धित रूप, जो एक प्रशासक में बहुत महत्वपूर्ण माना जा सकता है, वो कहलाता है एम्पैथी, परानुभूति। परानुभूति यानी एम्पैथी का जो भाव है, एम्पैथी का जो भाव है, जिसे हम समानानुभूति या हम वीकर सेक्टर के प्रति, कमजोर वर्ग के प्रति
संवेदनशीलता का भाव भी कह सकते हैं, संवेदनशीलता। तो परानुभूति एक महत्वपूर्ण वैल्यू है, ह्यूमन वैल्यूज से संबंधित, जो मनुष्य के आंतरिक पक्ष को, जो मनुष्य के इंटरनल पक्ष को, जो एक प्रशासक के आंतरिक मूल्यों को आपके सामने अभिव्यक्त करता है, वो कहीं ना कहीं आपकी परानुभूति है। जो अशक्त वर्ग है, जो कमजोर वर्ग है, यानी कि जो वीकर सेक्टर है, उसके प्रति जो आपकी संवेदनशीलता का भाव है, वो कहीं ना कहीं परानुभूति है। तो परानुभूति सिविल सेवक की वह अवधारणा है, वो आधारभूत मान्यता है जिसमें व्यक्ति किसी जो अन्य व्यक्ति है या जो प्राणी है या पीड़ित व्यक्ति है, उसकी मन स्थिति को समझता है, उसे एक तरह से उस पीड़ा को दूर करने की कोशिश करता है, और उसको उसी के स्तर पर जब वो महसूस करता है, वो परानुभूति, शाब्दिक टाइटल पर प्लस अनुभूति, पर अनुभूति, दूसरे के रियलाइजेशन को समझना। तो मैं आपको बहुत इजी से शब्दों में बताना चाहूंगी, सिविल सेवक की वह आधारभूत मान्यता, सिविल सेवक की वह आधारभूत मान्यता, सेवक की वह आधारभूत मान्यता जिसमें वह पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा को, पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा को सुनता है, समझता है और उसकी मनोस्थिति को उसी स्तर पर अनुभव करने का प्रयास करता है। प्रयास करता है, कहीं ना कहीं परानुभूति कहलाता है। वह लोक सेवक अथवा नौकरशाही की वह आंतरिक पक्ष से संबंधित करुणा का ही संवर्धित रूप आपके परानुभूति है, यानी कि एक सिविल सेवक की, नौकरशाही की अथवा लोक सेवक की वह आधारभूत मान्यता जिसमें पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा को वो सुनता है, समझता है, दूर करने की कोशिश करता है, अपितु उसकी मनोस्थिति को आत्मसात कर लेता है, उसको अनुभव करने की कोशिश करता है, उसको रियलाइजेशन करने की कोशिश करता है, उसकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने लगता है, उसकी जगह पर अपने आप को रखने की कोशिश करता है। एक एसेंस रूप में सरलतम शब्दों में कहना चाहूंगी कि अपने और पराये का भेद जहां पर समाप्त हो जाता है, वो प्रशासक सोचता है कि ये इन प्रकार किसी भी तरह मैं इसकी पीड़ा को दूर कर दूं, मैं इसके कष्ट को दूर कर दूं, मैं इसकी पीड़ा का हरण कर लूं, मैं कैसे भी करूं लेकिन मैं इस पीड़ा को दूर कर दूं। तो एक तरह का तनाव उसके लिए ले लेता है, उसकी मनोस्थिति को समझता है, उसकी मनोस्थिति में अपने आप को घुसने की कोशिश करता है, उसकी मनोस्थिति में ही अपने आप को उड़ेलने की कोशिश करता है, यानी कि एक प्रकार से इसमें अपने पराये का अंतर पूर्णतः समाप्त हो जाता है। तो परानुभूति जो है एक तरह की वीकर सेक्टर के प्रति संवेदनशीलता, समाज में आज जो संवेदनशीलता का भाव नजर आ रहा है, और तो आज प्रशासक में संवेदनशीलता का होना बहुत ही जरूरी है। संवेदनशीलता के द्वारा ही आप उन योजनाओं का समुचित रूप से क्रियान्वयन कर सकते हैं जो वीकर सेक्टर के लिए दी गई हैं, जो वीकर सेक्टर के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं। तो स्टूडेंट, परानुभूति जिसमें एक प्रशासक पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा को सुनता है, समझता है, दूर करने की कोशिश करता है, अपितु उसकी मनोस्थिति से आत्मसात कर लेता है, अपने आप को उसके साथ उड़ेल लेता है, अपने आप को उसमें अभिव्यक्त कर लेता है, उसमें इंक्लूड कर लेता है, उसका वह भाव परानुभूति कहलाता है। अपने पराये का जिसमें भेद समाप्त हो जाता है, संवेदनशीलता का जिसमें भाव नजर आता है, एक तरह का रियलाइजेशन जिसमें नजर आता है। तो परानुभूति को आप एक प्रकार से टाइटल के रूप में दो भागों में बांट सकते हैं। परानुभूति जो है आपके, एक प्रकार से परानुभूति को हम दो रूपों में ले सकते हैं। परानुभूति कहीं ना कहीं संज्ञानात्मक भी होती है और भावनात्मक भी होती है।
परानुभूति को हम संज्ञानात्मक भी कह सकते हैं और परानुभूति आपके भावात्मक भी हो सकती है, जिसमें हम किसी के दृष्टिकोण को, पीड़ित व्यक्ति के दृष्टिकोण को, उसके चरित्र को समझने की कोशिश करते हैं। यानी उसके चरित्र को, यानी कि जिसमें व्यक्ति के चरित्र अथवा दृष्टिकोण को समझने की कोशिश की जाती है, उसके दृष्टिकोण को जानने की कोशिश की जाती है। एक तर्क रहता है, पीड़ा को दूर करने की आप कोशिश, संज्ञानात्मकता रहती है, और भावनात्मकता में आप उसमें अभिव्यक्त अपने आप को उसमें उड़ेल देते हैं। यानी कि इसमें तर्क के साथ साथ भावनात्मक पक्ष की प्रबलता रहती है, भावनात्मक पक्ष की प्रबलता रहती है। भावनात्मक पक्ष की इसमें प्रबलता रहती है। तो मैं बताना चाहूंगी जो एम्पैथी का भाव है स्टूडेंट, 2 टाइप्स, 2 भागों में है, संज्ञानात्मक और भावात्मक। तो संज्ञानात्मक में तर्क रहता है, आप प्रशासन में जिस कुर्सी को डिजर्व कर रहे हैं, आप सोचते हैं ठीक है, मैं अपनी शक्ति से, अपने पावर से इसको दूर करता हूं। दूसरे लोगों को भी कहते हैं, डिपार्टमेंट्स में कहते हैं कि ठीक है, देख लीजिएगा। बट भावनात्मक पक्ष में आपकी भावनाएं उजागर हो जाती हैं, आप ये किन प्रकार उसको दूर करने की कोशिश करते हैं, उसको लाभ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो भावनाओं की प्रबलता होती है जिसमें अपने पराये का भेद पूरी तरह। तो मैं बताना चाहूंगी ये भावनात्मक रूप उसका पुनः 2 भागों में बढ़ जाता है आपके। एक प्रकार से भावनात्मक रूप जब वो भावनात्मक रूप से परानुभूति तनाव और परानुभूति चिंता के रूप में जाता है। यानी कि परानुभूति जो चिंता है वो भावनाएं पीड़ित व्यक्ति की सहायता करना चाहती हैं। एक तरह से मैं बताना चाहूंगी परानुभूति तनाव, और एक है आपके परानुभूति, मैं इसको दोबारा से आपको बताऊंगी, जो भावनात्मक पक्ष है, भावनात्मक रूप है, इसको मैं 2 भागों में ले जा रही हूं, परानुभूति चिंता, और एक है आपके परानुभूति तनाव। परानुभूति चिंता, परानुभूति तनाव। तो परानुभूति चिंता एक तरह से जो मतलब आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, आप उसकी पीड़ा को दूर करना चाहते हैं, तो आपकी भावनाएं पीड़ित व्यक्ति की सहायता करने के लिए ललायित रहती हैं, भावनाएं उत्तेजित रहती हैं कि मैं किसी भी तरीके से इसकी सहायता कर सकूं, किसी भी तरीके से इसकी पीड़ा या जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, सहायता है, उसको पहुंचा सकूं। तो परानुभूति चिंता में पीड़ित व्यक्ति की सहायता करने के लिए भावनाएं प्रबल रहती हैं, परानुभूति चिंता में। और जब हम बात करते हैं परानुभूति, तो यानी कि वो उस तनाव की पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है या मानसिक तनाव की उस स्थिति पर पहुंच जाता है जिसमें पीड़ित व्यक्ति के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो परानुभूति, जब तनाव की हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो इसमें जो प्रशासक है वो परानुभूति यानी कि तनाव की उस स्थिति में पहुंच जाता है जिसमें पीड़ित व्यक्ति की वो कैसे भी सहायता करने की कोशिश करता है, उसकी पीड़ा को महसूस करने लगता है, उसके लिए तनाव। एक बात बताना चाहूंगी, परानुभूति चिंता तक तो ठीक है, परानुभूति तनाव विपरीत प्रभाव छोड़ता है, प्रशासक में मानसिक तनाव ले आता है, एक प्रकार से उसमें अवसाद की स्थिति आने लगती है। यदि वो पीड़ा को दूर नहीं कर पाता तो उसमें एक तरह का अवसाद आने लगता है कि मेरी पोस्ट या मेरे कृत्य किस काम की, जब मैं इसके काम ही नहीं आया।
तो वो उस तनाव को लेकर के अपने प्रशासनिक कार्य को सुचारू रूप से नहीं कर पाता है, उनके प्रति संवेदनशीलताओं की पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है। काफी हद तक कभी कभी तो वो सुसाइड करने की भी कोशिश करने लगते हैं कि मेरा जीवन व्यर्थ रहा क्योंकि मैं इसकी पीड़ा को दूर नहीं कर पाया हूं। तो स्टूडेंट, परानुभूति जो है एक तरह की संवेदनशीलता तो है। परानुभूति तनाव जो है, परानुभूति तनाव की हम बात करते हैं, परानुभूति चिंता की बात करते हैं। तो परानुभूति जो है चिंता, वो पीड़ित व्यक्ति के प्रति चिंतित रहती है और वहां पर प्रशासक सोचता है कि मैं इसकी पीड़ा को दूर करूं। परानुभूति तनाव में अपने पराये का भेद, मतलब भावना इतनी प्रबल हो जाती है कि वो सारा भेद भूल करके उसकी समस्या को खुद का समझने जाता है, आत्मसात, और वो देख बेबस सा हो जाता है। उसे लगता है मैं इसको दूर नहीं कर पाया तो मेरा जीवन व्यर्थ है, मेरा रहना ही व्यर्थ है। तो परानुभूति तनाव प्रशासक पर विपरीत प्रभाव छोड़ता है, उसमें अवसाद ले आता है, उसमें गिल्टी फील होने लगती है और वो कभी कभी अपने जीवन को व्यर्थ भी समझने लगता है। परानुभूति संवेदनशीलता का भाव है वीकर सेक्टर के प्रति निशक्त, अशक्त अथवा वीकर सेक्टर के प्रति जो संवेदनशीलता है, उसकी पीड़ा को दूर करने का प्रयास है। अपने प्रयासों से, अपनी भावनाओं से आप उसकी मनोस्थिति को समझने की कोशिश करते हैं कि यदि आज मैं होता तो इस क्या यहाँ पर मुझे भी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता तो मेरा जीवन कैसा होता। उसकी समस्या को अपना समझ करके आप अपने प्रयास लगाते हैं, अपनी कोशिश लगाते हैं, अपने सारे प्रयास करते हैं कि मैं इस समस्या को दूर कर सकूं। तो वर्तमान में परानुभूति का होना बहुत ही आवश्यक है। समाज जो संवेदनहीनता का जो हमें परिदृश्य नजर आ रहा है, कहीं रोड पर एक्सीडेंट नजर आता है, दीनहीन वीकर सेक्टर की स्थितियां नजर आती हैं, आप उनको देख करके वो प्रशासक मुख मोड़ लेता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको समस्या को, अपनी संवेदनाओं को आज भी हम उन बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारियों के उदाहरण दे सकते हैं स्टूडेंट, जो संवेदनशीलता का परिचय दे रहे हैं, अपने पराये का भेद समझ करके रात दिन कार्य में जुटे हुए हैं, जन सेवा में जुटे हुए हैं, जन उपयोगी कार्यक्रमों को सुचारू रूप से संचालित कर रहे हैं। तो परानुभूति का भाव, फिर भी एक बार को बताना चाहूंगी, जो फीमेल वर्ग है उसमें ये परानुभूति संवेदनशीलता ज्यादा रहती है, ये एक मानवीय पक्ष की अभिव्यक्ति ज्यादा रहती है। लेकिन फिर भी परानुभूति कहीं ना कहीं प्रशासन में उपयोगी सिद्ध हो सकता है। प्रशासक सौहार्द भाव को ला सकता है, प्रशासक जन उपयोगी कार्यक्रमों को चला सकता है, वीकर सेक्टर को उन योजनाओं का समुचित लाभ दे सकता है, करुणा इत्यादि के भाव की अभिव्यक्ति कर सकता है, अपनी संवेदनशीलताएं व्यक्त कर सकता है, सरकार तक उनकी समस्याओं को पहुंचा सकता है। परानुभूति चिंता करके पीड़ित व्यक्ति के प्रति संवेदनशीलता अभिव्यक्त कर सकता है। और वर्तमान में प्रशासनिक अधिकारी में परानुभूति के भाव का होना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन स्टूडेंट, यहां पर भी एक डेप्थ में क्वेश्चन आपके बन सकता है, सहानुभूति और जो सिंपैथी है, सिंपैथी का जो भाव है, और एम्पैथी या परानुभूति जो है, एम्पैथी जो है, इनमें आप मूलभूत अंतर बताइए। सहानुभूति और परानुभूति के मध्य अंतर बताइए। तो सहानुभूति और परानुभूति में बताना चाहूंगी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसे हम एक ही सिक्के के दो पहलू कह सकते हैं। सहानुभूति और परानुभूति एक ही सिक्के के दो पहलू माने गए हैं। स्टूडेंट, मैं कहूंगी सहानुभूति जो है वो कम व्यापक है परानुभूति की अपेक्षा। सहानुभूति में कहीं ना कहीं आप में तार्किकता रहता है, तार्किकता रहती है, संज्ञानात्मकता रहती है, संज्ञानात्मकता रहती है, तार्किकता और संज्ञानात्मकता रहती है। यानी कि हम सहानुभूति में कहीं ना कहीं एक तरह की दूर करने की कोशिश करते हैं अपनी शक्ति क्षमताओं के अनुसार, और जब वो उस समस्या का समाधान हम नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, हम अपने कार्य में लग जाते हैं। हम सोचते हैं ठीक है, मैंने जितना किया, मैंने कोशिश की, मैंने प्रयास किए, मैंने कोशिश करने की कोशिश की और मेरे जितने बस में था मैंने किया। बट स्टूडेंट, जो परानुभूति है उसमें मैं बताना चाहूंगी संज्ञानात्मकता के साथ साथ, संज्ञानात्मकता के साथ साथ भावनात्मक पक्ष की प्रबलता रहती है। भावनात्मक पक्ष की प्रबलता रहती है, जो आपके एक तरह से मैं कह सकती हूँ सहानुभूति जो है
वो आपके परानुभूति का अंश बन सकता है। कहीं ना कहीं सहानुभूति जो है आपके परानुभूति का अंश बनाया जा सकता है। सहानुभूति को हम परानुभूति में इंक्लूड कर सकते हैं। सहानुभूति जो है वो आपके परानुभूति में इंक्लूड किया जा सकता है, परानुभूति में लाया जा सकता है। तो सहानुभूति और परानुभूति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन सहानुभूति में जहां तार्किकता और संज्ञानात्मक पक्ष की, वैज्ञानिकता की पक्ष की प्रबलता रहती है, वहीं पर परानुभूति में भावनात्मक पक्ष, अपने पराये का भेद समाप्त हो जाता है। परानुभूति समाज का एक आधार स्तंभ है, पिलर है। परानुभूति समाज को एक राह दिखाता है। पीड़ित व्यक्ति के प्रति, वीकर सेक्टर के प्रति या कमजोर अशक्त वर्ग को उसके सरकारी जन उपयोगी कार्यक्रमों का समुचित लाभ पहुंचाता है। इसको अपना करके सही अर्थों में एक प्रशासक आइडियल मैन के रूप में समाज में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को कायम कर सकता है, उनको उनके अधिकारों की प्राप्ति करा सकता है। समुचित रूप से जिसे हम कहते हैं समाजवाद जो है वो परानुभूति से ही लाया जा सकता है। समानता के अधिकार जो लाए जा सकते हैं, वीकर सेक्टर के प्रति संवेदनशीलता को अपना करके उन सब वस्तुओं का दोहन किया जा सकता है, उनको वहां तक पहुंचाया जा सकता है। तो वर्तमान में करुणा कहिए, दया कहिए, सहानुभूति कहिए, परानुभूति कहिए, इनका प्रशासन में तार्किकता, निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता के साथ साथ इनका भी बहुत ही महत्व है। ह्यूमन वैल्यूज से संबंधित ये पक्ष हैं, मानवीय मूल्यों की ये अभिव्यक्ति है। दया, ममता, करुणा, सहानुभूति इत्यादि को अभिव्यक्त करते हैं, समाज में सही अर्थों में समाजवाद की स्थापना करते हैं। कहीं ना कहीं सामंजस्य और संगठन की बात करते हैं। इसे अपना करके सही अर्थों में समाज उन्नति और विकास की ओर जा सकता है, प्रशासन उन्नति और विकास की ओर जा सकता है। नई योजनाओं को और सरकार के द्वारा दी गई जो भी योजना है उनका लाभ हम पीड़ित व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ बहुत एक मेजर क्वेश्चंस में बनाना चाहूंगी ये क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आपके लिए। पहला क्वेश्चन, यदि मैं आपको कहती हूँ प्रशासन में सहिष्णुता, 20 वर्ड्स में ये क्वेश्चन किया जा सकता है। सहिष्णुता को परिभाषित कीजिए, यानी कि सहिष्णुता क्या है, सहिष्णुता को परिभाषित कीजिए। सहिष्णुता के भेद बताइए, सहिष्णुता के भेद बताइए, या सहिष्णुता का प्रशासन में महत्व बताइए। प्रशासन में महत्व बताइए, सहिष्णुता का प्रशासन में महत्व बताइए। इसके अलावा मैं आपको कहना चाहूंगी कि करुणा क्या है, करुणा क्या है, दया तथा करुणा के मध्य अंतर बताइए। दया तथा करुणा के मध्य अंतर बताइए। दया तथा करुणा के मध्य अंतर बताइए। आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, दया और करुणा के मध्य अंतर बताइए। या आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है करुणा तथा परानुभूति में अंतर बताइए। परानुभूति में अंतर बताइए। सहानुभूति, सहानुभूति तथा परानुभूति में अंतर बताइए। सहानुभूति और परानुभूति में आपसे अंतर पूछा जा सकता है। या फिर आपसे करुणा की पुकार, करुणा की थकान पर क्वेश्चन किया जा सकता है कि करुणा की थकान से क्या तात्पर्य है। यदि हम बात करते हैं प्रशासन में, प्रशासन में परानुभूति का महत्व बताइए। परानुभूति का महत्व बताइए। प्रशासन में परानुभूति का महत्व बताइए। तो ये जनरल से क्वेश्चन है जो प्रशासनिक अधिकारी के आधारभूत मूल्यों की ओर संकेत करते हैं। जहां पर हम सत्यनिष्ठा की बात करते हैं, जो आप में कहीं ना कहीं आपकी कर्तव्य परायणता की ओर बोध कराता है। जो सहिष्णुता का भाव है सांप्रदायिक सद्भाव की ओर लेकर के जाता है। करुणा और परानुभूति ह्यूमन वैल्यूज से संबंधित है, मानवीय मूल्य, मानवीय संवेदनाओं से संबंधित है। पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा को आप समझिए, सुनिए,
और समझते हुए उसे दूर करने की कोशिश कीजिए। उसकी मनोस्थिति को समझने की कोशिश कीजिए, उसकी मनोस्थिति को आत्मसात कीजिए। परानुभूति के संज्ञानात्मक पक्ष तक ठीक है, लेकिन जब हम भावनात्मक पक्ष में परानुभूति चिंता और परानुभूति तनाव की बात करते हैं, तो परानुभूति तनाव कभी ना कभी कहीं ना कहीं विपरीत असर भी डालता है। परानुभूति की अत्यधिकता प्रशासक को नकारात्मकता की ओर ले जाती है। लोग उसका गलत रूप में फायदा उठाने लगते हैं। बिना वजह उन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए इस तरह के कागज पेश करते हैं, क्योंकि आप मनोभाविक रूप से उसकी तरफ डाउन हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको तार्किकता का समावेश करना पड़ेगा, तार्किक अंश को ग्रहण करना पड़ेगा, तभी आप सही अर्थों में परानुभूति के भाव को अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट एसेंस रूप में हमने अभी तक जिन आधारभूत फंडामेंटल वैल्यूज की बात की, जिसमें हमने पिछले वीडियो में बात की थी सत्यनिष्ठा, एक एसेंस रूप में, एथिकल रूप में आपको एसेंस रूप में छोटे से रूप में देखना है सत्यनिष्ठा, उसके प्रकार भी, प्रशासन में महत्व, या हम बात करते हैं सहिष्णुता की और प्रशासन में उसके महत्व की, करुणा तथा परानुभूति की। करुणा की बात की हमने, परानुभूति की हम बात करते हैं। तो ये जो है सारे आपके कहीं ना कहीं प्रशासक के फंडामेंटल, प्रशासक के आधारभूत मूल्यों की ओर संकेत करते हैं। अब प्रशासक का एक महत्वपूर्ण जो पहलू हमारे सामने है वो आपके है निष्पक्षता। निष्पक्षता अथवा जिसे हम बोलते हैं तटस्थता, इम्पार्शियलिटी का जो भाव है, इम्पार्शियलिटी का जो भाव है, निष्पक्षता अथवा तटस्थता, ये प्रशासक के फंडामेंटल वैल्यूज का स्टूडेंट बहुत ही आधारभूत गुण है। यानी न्याय की वह मांग, एक तरह से मैं टाइटल बताना चाहूंगी, न्याय की वह मांग जिसमें प्रशासक सभी प्रकार के पूर्वाग्रह, रूढ़ि और मान्यताओं का त्याग करके न्यायोचित तार्किक तथा वस्तुनिष्ठ कारकों के आधार पर निर्णय प्रस्तुत करता है। वस्तुनिष्ठ कारकों के आधार पर अपना निर्णय प्रस्तुत करता है। वो कहीं ना कहीं निष्पक्षता, तटस्थता, इम्पार्शियलिटी के रूप में जाना जाता है। तो निष्पक्षता जो है वो कहीं ना कहीं प्रशासक का एक आधारभूत मूल्य है, और ये जो है वो न्याय की वह मांग है जिसमें प्रशासक सभी प्रकार के पूर्वाग्रह, सभी प्रकार की रूढ़ियां, सभी प्रकार की पूर्व मान्यताओं का परित्याग करके न्यायोचित, तार्किक और जो वस्तुनिष्ठ कारक है उसके आधार पर अपना निर्णय प्रस्तुत करता है। निष्पक्षता का भाव एक तरीके से भाई भतीजेवाद का अंत है। अपने लोगों को लाभ पहुंचाना और दूसरे को हानि, बिना वजह दूसरे को हानि पहुंचाना, ये भाव नहीं होना चाहिए। जो जिसके योग्य है, जिसको जो चीजें प्रदान होनी चाहिए, जिसको जो चीजें प्राप्त होनी चाहिए, वो उसे मिलनी चाहिए। यानी कि स्टूडेंट्स में कहना चाहूंगी, निष्पक्षता अथवा तटस्थता भाई भतीजेवाद का अंत है। पुरस्कार का लालच, ये सब इसमें नहीं होना चाहिए। अपनों को लाभ पहुंचाना या आपका कोई एंटी है तो उसे बिना वजह आपको उसको हानि पहुंचाना, ये इसमें नहीं होना चाहिए। जो जिसके योग्य है, टेंडर की बात करते हैं तो अपने लोगों के लिए खोलना, आवंटन करना, उनको लाभ पहुंचाना, ये नहीं होना चाहिए। जो जिसके योग्य है। हो सकता है आप किसी ऐसे पद पर बैठे हैं, आप राजस्थान लोक सेवा आयोग के कोई मेंबर हैं, आपके परिवार का कोई सदस्य उस तरह के एग्जाम्स वगैरह दे रहा है, तो आप अपनी पोस्ट का लाभ उठाते हुए उसे अनुचित लाभ पहुंचाने की कोशिश ना करें। आपको निष्पक्षता और तटस्थता को अपनाना पड़ेगा।
सर जो समान दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा, समान व्यवहार आपको करना पड़ेगा। जब आप समान व्यवहार करेंगे यानी कि दूसरों को हानि ना पहुंचाना, बिना वजह अपनों को लाभ ना पहुंचाना और दूसरों को हानि ना पहुंचाने, निष्पक्षता है, तटस्थता है। वस्तुनिष्ठ कारक किसमें होने चाहिए? परंपरा, रूढ़ियां, किसी के प्रति आपके अंदर द्वेष भाव है या किसी के प्रति आप में शत्रुता का भाव है, तो आप उसे बिना वजह पोस्ट का लाभ लेते हुए उसको हानि पहुंचाने की कोशिश ना करें। और अपना जो है, चाहे वो उसके लिए योग्य नहीं है, तो उसे बिना वजह लाभ ना दे। तो निष्पक्षता न्याय की वह मांग है जिसमें प्रशासक जो सभी तरह की परंपरा है, रूढ़ियां हैं, पूर्व मान्यता है, पूर्वाग्रह है, इस तरह से दूर रहे। जो तार्किक है, जो न्यायोचित है, जो जिसके योग्य है, जो जिसका अधिकारी है, जिस चीज को जहां तक पहुंचना चाहिए, समान व्यवहार करना है। एक तरह का परिवारवाद इसमें नहीं आना चाहिए, भाई भतीजेवाद नहीं आना चाहिए, लोभ लालच नहीं आना चाहिए, पुरस्कार इत्यादि का लालच नहीं आना चाहिए, अपितु निष्पक्ष और तटस्थ होकर के एक प्रशासक को अपना निर्णय या अपनी मान्यताओं को प्रस्तुत करना चाहिए। जब एक प्रशासक निष्पक्षता अथवा तटस्थता को प्रशासन में लागू करेगा तो वो सही अर्थों में न्याय को समाज में लागू कर सकता है, समान अधिकारों की प्राप्ति करा सकता है, अपनी बात को सही रूप में रख सकता है, कहीं ना कहीं सभी के प्रति समान व्यवहार को करते हुए लोगों के मध्य आइडियल मैन के रूप में, एक आदर्श पुरुष के रूप में अपनी छाप छोड़ सकता है, एक कठोर प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आ सकता है। किसी तरह का लालच, किसी तरह का पुरस्कार, आपको विभिन्न प्रकार के ऐसे पद मिलेंगे कि जिसमें आपको लोभ लालच इत्यादि का मोह जागेगा। निष्पक्षता और तटस्थता का भाव इस प्रकार के लोभ लालच से आपको दूर करता है। तो एक प्रशासक में जहां सत्यनिष्ठा का होना जरूरी है, सहिष्णुता, करुणा, परानुभूति का होना जरूरी है, निष्पक्षता अथवा तटस्थता भी चाहिए। इसके अतिरिक्त एक प्रशासक के जो आधारभूत मूल्य है, उसमें एक आधारभूत मूल्य है गैर तरफदारी। गैर तरफदारी या जिसे हम बोलते हैं असंलग्नता, जिसे हम बोलेंगे राजनीतिक दलों के प्रति, राजनीतिक दल के प्रति निष्पक्षता, निष्पक्षता, तटस्थता अथवा असंलग्नता। ये एक बहुत मेजर टॉपिक है जो आपको राजनीतिक अभिवृत्ति की तरफ, यदि हम 2018 के पेपर की बात करते हैं तो इसमें एक क्वेश्चन आया था, राजनैतिक निष्पक्षता प्रशासक का आधारभूत मूल्य है। यानी कि प्रशासक को तो किसी भी राजनीतिक दल के प्रति किसी तरह की आसक्ति रखनी ही नहीं चाहिए। सभी प्रकार के राजनीतिक दलों के प्रति समान भाव रहना चाहिए, उसके प्रति कोई आसक्ति, उसकी मान्यताएं या उसकी मान्यताएं अपनी मान्यताएं नहीं बनानी चाहिए। तो ये एक बहुत मेजर टॉपिक है जिसको हम गैर तरफदारी, तरफदारी करना, गैर शब्द लगा हुआ है, उसकी ओर झुकाव नहीं होना चाहिए, असंलग्नता, उसमें इन्वॉल्व होने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात नॉन पार्शियलिटी का जो भाव है, राजनीतिक दलों के प्रति असंलग्नता, गैर तरफदारी अथवा एक प्रकार से निष्पक्षता या तटस्थता का भाव कहीं ना कहीं गैर तरफदारी कहलाएगा, जिसे हम नेक्स्ट वीडियोस में एक बहुत विस्तृत रूप में चर्चा के विषय के रूप में लेंगे। तो प्रशासक के आधारभूत मूल्य में प्रशासनिक अधिकारी को जहां पर सत्यनिष्ठा, सहिष्णुता, करुणा, परानुभूति का पालन करना है, निष्पक्षता और तटस्थता को अपनाना है, वहीं आधारभूत मूल्यों में उसके गैर तरफदारी है, वस्तुनिष्ठता है, जवाबदेहिता है, प्रतिबद्धता है, कहीं ना कहीं कार्य के प्रति जो प्रतिबद्धता है, और नॉलन समिति की जो रिपोर्ट है उसके मापदंडों को जब एक प्रशासक अपनाता है, कोड ऑफ कंडक्ट की बात करता है, आचार संहिता की बात करता है, नीति संहिता की बात करता है, उन सब रूल्स रेगुलेशंस की बात करता है जिसे प्रशासन में फॉलो किया जा सकता है, तो वो सही प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, सही लोक सेवक के रूप में, सही अर्थों में प्रशासन को कुछ प्रदान कर सकता है। तो प्रशासनिक अधिकारी में कहीं ना कहीं असंलग्नता का भाव, कहीं ना कहीं गैर तरफदारी का भाव, या कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के प्रति निष्पक्षता, तटस्थता इत्यादि का भाव होना चाहिए। उसे वस्तुनिष्ठता को अपनाना है,
प्रतिबद्धता को उसे अपनाना है, गैर तरफदारी को अपनाना है। यानी कि जब एक प्रशासक सभी दलों के प्रति, राजनीतिक दलों के प्रति समान भाव रखता है, उनके प्रति निर्लिप्तता, तटस्थता रखता है, किसी एक दल के प्रति अपनी आसक्ति प्रकट नहीं करता है, पुरस्कार इत्यादि का लोभ। बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जिनके 2-3 महीने में ट्रांसफर हो जाता है। किसी तरह की चापलूसी नहीं की जाती है, किसी मंत्री विशेष के प्रति अपनी आसक्ति नहीं, किसी गवर्नमेंट की नीतियों के प्रति आसक्ति नहीं। ड्यूटी फॉर ड्यूटी का उसको पालन करना है। यानी कि जिस पद पर आप आसीन है उस पद पर निर्लिप्तता, निष्पक्षता रखनी है और पद से संबंधित अपनी ड्यूटीज का उसे पालन करना है। जब एक प्रशासक सभी प्रकार के राजनीतिक दलों के प्रति निर्लिप्तता, तटस्थता इत्यादि का भाव रखता है, समान व्यवहार करता है, समान नीतियों को अपनाता है, उसका वह भाव जिस स्लोगन, जिस मान्यता के रूप में जाना जाता है, गैर तरफदारी अथवा असंलग्नता कहलाता है। असंलग्नता का भाव राजनीतिक दलों के प्रति असंलग्नता को दर्शाता है, एक प्रशासक को मजबूती से खड़ा करता है, उसको सही अर्थों में ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठ के रूप में प्रशासित करता है। पुरस्कार इत्यादि का उसे लालच नहीं होता है, कहीं भी किसी भी तरह से ड्यूटी फॉर ड्यूटी का वो पालन करता है, सभी दलों के प्रति समान भाव रखता है। जब वो समान भाव रखता है, पूर्वाग्रहों से मुक्त रहता है, निर्लिप्तता, तटस्थता रखता है, तो कहीं ना कहीं वो सही अर्थों में लोकतांत्रिक व्यवस्था का समाज में पालन करा सकता है, सही अर्थों में जन उपयोगी कल्याणकारी कार्यक्रमों को चला सकता है। निष्पक्षता अथवा तटस्थता का भाव एक प्रशासक को कहीं ना कहीं उन कार्यक्रमों की ओर अभिप्रेरित करता है जो सामाजिक न्याय की ओर ले जाते हैं, सामाजिक कल्याण की लाते हैं, सामाजिक संभाव, सामाजिक समरसता का भाव उत्पन्न करते हैं, जो कहीं ना कहीं प्रशासक में सत्यनिष्ठा इत्यादि गुणों के भाव की अभिव्यक्ति करते हैं। इसलिए प्रशासक में कहीं ना कहीं निर्लिप्तता अथवा कहीं ना कहीं गैर तरफदारी अथवा कहीं ना कहीं असंलग्नता का भाव होना बहुत ही आवश्यक है। धन्यवाद।